जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारे मध्य प्रदेश में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के बारे में। दोस्तों पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले वाले दो वीडियो में जो है हमने त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक वामराज देव, शंकरगण प्रथम, लक्ष्मण राज प्रथम, कोक्कल प्रथम, शंकरगण द्वितीय, बालहर्ष, युवराज देव प्रथम, लक्ष्मी राज द्वितीय, शंकरगण तृतीय, युवराज देव द्वितीय और कोक्कल द्वितीय के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक गांगेदेव से पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज दोस्तों बात करें गांगेदेव की। तो दोस्तों गांगेदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों गांगेदेव का शासनकाल 1015 ईस्वी से 1041 ईस्वी के मध्य रहा। तो आज दोस्तों बात करें गांगेदेव की। तो दोस्तों कोक्कलदेव द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र गांगेदेव जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बनता है। और दोस्तों गांगेदेव ने जो है त्रिपुरी के राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही कलचुरी राजवंश को पुनः शक्तिशाली बना दिया था। अब दोस्तों गांगेदेव जो था प्रारंभ में किसकी अधीनता स्वीकार करता था? तो दोस्तों प्रारंभ में गांगेदेव चंदेल नरेश विद्याधर की अधीनता स्वीकार करता था, लेकिन दोस्तों विद्याधर की मृत्यु के पश्चात गांगेदेव ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कोक्कलदेव द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र गांगेदेव 1015 ईस्वी में त्रिपुरी के राज सिंहासन पर बैठा तथा दोस्तों गांगेदेव ने जो है कलचुरी राजवंश को पुनः शक्तिशाली बना दिया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि गांगेदेव प्रारंभ में किसकी अधीनता स्वीकार करता था? तो दोस्तों प्रारंभ में गांगेदेव चंदेल नरेश विद्याधर की अधीनता स्वीकार करता था, किंतु दोस्तों विद्याधर की मृत्यु के पश्चात उसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि गांगेदेव ने चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण करने के उद्देश्य से एक संघ बनाया था और इस संघ में जो है गांगेदेव ने दो राजाओं को सम्मिलित किया था। तो दोस्तों वे दो राजा कौन थे? तो दोस्तों गांगेदेव ने एक तो परमार राजा भोज तथा दूसरे राजेंद्र चोल के साथ एक संघ बनाकर चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, किंतु दोस्तों दुर्भाग्यवश जो है गांगेदेव सफलता प्राप्त नहीं कर सका। यहाँ पर जो है गांगेदेव को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। और साथ ही साथ दोस्तों बाद में गांगेदेव का परमार राजा भोज के साथ भी युद्ध होता है और दोस्तों इस युद्ध में भी गांगेदेव को जो है पराजय का सामना करना पड़ता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि गांगेदेव ने परमार राजा भोज तथा राजेंद्र चोल के साथ एक संघ बनाकर चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, किंतु दोस्तों दुर्भाग्यवश वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बाद में गांगेदेव का परमार राजा भोज से भी युद्ध हुआ था जिसमें गांगेदेव पराजित हो गया था। ठीक, चलिए इन पराजयों के पश्चात भी दोस्तों गांगेदेव ने जो है उत्कल को अपने अधीन कर लिया था और दोस्तों गांगेदेव ने जो है अपने राज्य का विस्तार बनारस से भागलपुर तक भी कर लिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है किंतु गांगेदेव ने उत्कल को अपने अधीन कर लिया था और बनारस तथा भागलपुर तक राज्य का विस्तार किया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कहाँ के अभिलेख में गांगेदेव को विश्वजीत कहा गया है? तो दोस्तों महुआ के अभिलेख में गांगेदेव को विश्वजीत कहा गया है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में ढाल के शासक के रूप में किसका उल्लेख किया है? तो दोस्तों अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में ढाल के शासक के रूप में गांगेदेव का उल्लेख किया है, जिसकी राजधानी क्या थी? तो जिसकी राजधानी तो त्रिपुरी थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि गांगेदेव को महुआ के अभिलेख में क्या कहा गया है? तो दोस्तों गांगेदेव को महुआ के अभिलेख में विश्वजीत कहा गया है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में ढाल के शासक के रूप में किसका उल्लेख किया है? तो दोस्तों अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में ढाल के शासक के रूप में गांगेदेव का उल्लेख किया है, जिसकी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि गांगेदेव ने जो है सोने के सिक्के चलाए थे। और कैसे सोने के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों गांगेदेव ने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के चलाए थे। और दोस्तों ये लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के चंदेलों व तोमरों में भी लोकप्रिय थे। साथ ही साथ दोस्तों ये लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के कश्मीर तक उपयोग में लाए जाते थे। और दोस्तों संभवतः यह कलचुरी वंश का पहला शासक था जिसने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के चलाए थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गांगेदेव ने जो है लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के चलाए तथा ये सिक्के दोस्तों चंदेलों व तोमरों में भी लोकप्रिय थे, यहाँ तक कि दोस्तों ये सिक्के कश्मीर तक उपयोग में लाए जाते थे। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कलचुरी वंश का संभवतः यह पहला शासक था जिसने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गांगेदेव ने अपने पुत्र कर्णदेव को अपना सिंहासन देकर कहाँ चला गया था? तो दोस्तों गांगेदेव
ने अपने पुत्र कर्णदेव को अपना सिंहासन देकर प्रयाग चला गया था, जहां पर दोस्तों अक्षय वट के समीप गांगेय की जो है मृत्यु हो जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गांगेय ने जो है अपने पुत्र कर्णदेव को अपना सिंहासन देकर प्रयाग चला गया, जहां अक्षय वट के समीप उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया गांगेय के बारे में। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कर्णदेव की। तो दोस्तों कर्णदेव को जो है लक्ष्मी कणिक के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कर्णदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों कर्णदेव का शासनकाल 1041 ईस्वी से 1072 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें कर्णदेव की। तो दोस्तों गांगेय के पश्चात उसका पुत्र लक्ष्मी कर्ण जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बना। और दोस्तों कर्णदेव जो था यह कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गांगेय के उपरांत उसका पुत्र लक्ष्मीकर्ण सिंहासन पर बैठा और दोस्तों इस वंश का यह सबसे प्रतापी राजा साबित हुआ। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव ने अपनी विजयों द्वारा कलचुरी राज्य का क्या किया? तो दोस्तों कर्णदेव ने अपनी विजयों द्वारा कलचुरी राज्य का विस्तार किया। और दोस्तों कर्णदेव ने जो है चोल, कुंतल, पांड्य वंश के शासकों को पराजित किया तथा दोस्तों साथ ही साथ कर्णदेव ने प्रयागराज और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कर्णदेव ने अपनी विजयों द्वारा कलचुरी राज्य का विस्तार किया। और दोस्तों कर्णदेव ने चोल, कुंतल, पांड्य आदि शासकों को पराजित किया तथा दोस्तों प्रयागराज और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कर्णदेव ने जो है मालवा के परमार शासक राजा भोज को पराजित करने के उद्देश्य से गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के साथ संधि की। और दोस्तों इन दोनों ने जो है परमार राजा भोज पर आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों इस युद्ध में जो है परमार राजा भोज पराजित हो जाते हैं और दोस्तों इसी युद्ध के दौरान जो है परमार राजा भोज की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों जब परमार राजा भोज की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों राजा भोज की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी जय सिंह ने कर्णदेव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और दोस्तों जब जय सिंह ने आत्मसमर्पण किया तो कर्णदेव ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर उसने गुजरात के शासक भीम प्रथम को मालवा का कोई भी क्षेत्र नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कर्णदेव ने क्या कर दिया? तो दोस्तों यहाँ पर कर्णदेव ने जो है संधि का उल्लंघन कर दिया। क्यों? क्योंकि संधि के तहत मालवा का कुछ हिस्सा कर्णदेव को रखना था और कुछ हिस्सा गुजरात के शासक भीम प्रथम को रखना था। लेकिन यहाँ पर कर्णदेव ने जो है मालवा का संपूर्ण क्षेत्र अपने पास रख लिया। अर्थात उसने क्या किया? तो दोस्तों कर्णदेव ने संधि का उल्लंघन कर दिया। तो दोस्तों परिणाम स्वरूप गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने कर्णदेव पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों जब चालुक्य राजा भीम प्रथम ने कर्णदेव पर आक्रमण कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर कर्णदेव ने चालाकी से राजा भोज के पुत्र जय सिंह से प्राप्त घोड़े, हाथी और स्वर्ण मंडपिका किसको दे दी? तो किसको दे दी दोस्तों? चालुक्य राजा भीम प्रथम को दे दी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कर्णदेव ने अपने राज्य त्रिपुरी की रक्षा कर ली। किससे? चालुक्य राजा भीम प्रथम से। तो दोस्तों ये था कर्णदेव और मालवा के परमार राजा भोज के मध्य हुए संघर्ष का विवरण। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कर्णदेव ने मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने हेतु गुजरात के शासक भीम प्रथम से संधि की और राजा भोज को युद्ध में पराजित किया। तो दोस्तों युद्ध में राजा भोज दिवंगत हो गए। और दोस्तों राजा भोज के दिवंगत हो जाने के पश्चात राजा भोज के उत्तराधिकारी जय सिंह ने शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब दोस्तों इसके पश्चात कर्णदेव ने क्या किया? तो दोस्तों इसके पश्चात कर्णदेव ने जो है मालवा का क्षेत्र भीम को न देकर संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर संधि का क्या कर दिया? उल्लंघन किया। तो दोस्तों फलतः चालुक्य राजा भीम प्रथम ने जो है कर्णदेव पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों कर्णदेव ने चालाकी से राजा भोज के पुत्र से प्राप्त घोड़े, हाथी और स्वर्ण मंडपिका देकर संधि कर ली। किससे? चालुक्य राजा भीम प्रथम से। और दोस्तों इस प्रकार जो है इसने त्रिपुरी की रक्षा की। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष किस शासक से हुआ था? तो दोस्तों कर्णदेव का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष बुंदेलखंड के चंदेल शासक देवबर्मन से हुआ था। और दोस्तों इस संघर्ष में जो है चंदेल शासक देवबर्मन परास्त होकर मारा गया था। और दोस्तों कर्णदेव ने जो है देवबर्मन के राज्य के कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं
कि कर्णदेव का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष बुंदेलखंड के चंदेल शासक देवबर्मन से हुआ, जिसमें देवबर्मन परास्त होकर मारा गया तथा दोस्तों देवबर्मन के मरने के पश्चात कर्णदेव ने उसके राज्य के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, एक कश्मीरी कवि थे विल्हण, जिन्होंने कर्णदेव को कालिंजर गिरी के अधिपतियों का काल कहा है। और दोस्तों हमें भेड़ाघाट अभिलेख से पता भी चलता है कि कर्णदेव ने कलिंग शासक महाभवगुप्त को परास्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कश्मीरी कवि विल्हण ने कर्ण को कालिंजर गिरी के अधिपतियों का काल कहा है। साथ ही साथ दोस्तों भेड़ाघाट अभिलेख के अनुसार कर्णदेव ने कलिंग शासक महाभवगुप्त को परास्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि त्रिपुरी के शासक कर्णदेव को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों त्रिपुरी के शासक कर्णदेव को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण हिंद का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि त्रिपुरी के शासक कर्णदेव को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण हिंद का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव ने अपनी कन्या वीरश्री का विवाह किसके साथ किया था। तो दोस्तों कर्णदेव के शासनकाल के समय ही बंगाल में जातवर्मन नामक एक राजा शासन करता था। और दोस्तों कर्णदेव ने अपनी पुत्री या फिर कन्या वीरश्री का विवाह है इसी बंगाल के शासक जातवर्मन के साथ किया था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव ने अपना स्वयं का विवाह किसके साथ किया था। तो दोस्तों कर्णदेव ने अपना स्वयं का विवाह हूण राजकुमारी आंवल्य देवी से किया था। और दोस्तों इस विवाह की पुष्टि किससे होती है। तो दोस्तों कर्णदेव के इस विवाह की पुष्टि खेरा अभिलेख से होती है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि बंगाल में इस समय जातवर्मन नामक कोई राजा शासन करता था। तो दोस्तों कर्णदेव ने अपनी कन्या वीरश्री का विवाह जातवर्मन के साथ किया था। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि खेरा अभिलेख के अनुसार कर्णदेव ने हूण राजकुमारी आंवल्य देवी से विवाह किया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कर्णदेव के 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के किसी शासक के सर्वाधिक अभिलेख हैं। और दोस्तों इन अभिलेखों से जो है हमें कर्णदेव की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कर्णदेव के 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कर्णदेव के शासनकाल के अंतिम दिनों की। ठीक, तो दोस्तों कर्णदेव को अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में हार का सामना करना पड़ा था। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव को पूर्व में विग्रहपाल तृतीय के पुत्र नयपाल ने पराजित किया था। ऐसे ही दोस्तों कर्णदेव को पश्चिम में परमार नरेश उदयादित्य और अनिलवाड़ के चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने पराजित किया था। और दोस्तों कर्णदेव को दक्षिण में कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने पराजित किया था। साथ ही साथ दोस्तों इन सब के अलावा कर्णदेव को चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन ने भी पराजित किया था। तो दोस्तों कर्णदेव को अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अनेकों हार का सामना करना पड़ा था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कर्णदेव को अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में हार का सामना करना पड़ा था। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव को पूर्व में विग्रहपाल तृतीय के पुत्र नयपाल, पश्चिम में परमार नरेश उदयादित्य, अनिलवाड़ के चालुक्य नरेश भीम प्रथम तथा दक्षिण में कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने पराजित कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि इन सब के अलावा चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन द्वारा कर्णदेव पराजित हुआ था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि 1073 ईस्वी तक उसका शासन समाप्त हो गया था, किसका, कर्णदेव का। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव था जो वह शैव मतानुयायी था। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि हमें कैसे पुष्टि होती है कि कर्णदेव शैव मतानुयायी था। तो दोस्तों कर्णदेव ने जो है बनारस में कर्ण मेरू नामक शिव मंदिर बनवाया तथा दोस्तों कर्णदेव ने प्रयाग में कर्ण तीर्थ नामक घाट बनवाया। ऐसे ही दोस्तों कर्णदेव ने जो है अमरकंटक में त्रिआयतन कर्ण मठ का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों अमरकंटक का जो एक कर्ण मठ है यह एक प्राचीन मंदिर है जो कि शिव भगवान को अर्पित है या फिर शिव भगवान को समर्पित है। और दोस्तों यह मंदिर जो है 3 गर्भगृहों वाला मंदिर है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अमरकंटक में स्थित कर्ण मठ के अलावा यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं। तो दोस्तों अमरकंटक में कर्ण मठ के अलावा पातालेश्वर मंदिर, पंचमठा मंदिर और विष्णु मंदिर भी स्थित हैं।
ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव जो है कहाँ पर जाकर दान वितरित करता था। तो दोस्तों कर्णदेव प्रयाग तथा काशी में जाकर दान वितरित करता था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि त्रिपुरी के निकट कर्णावती नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों त्रिपुरी के निकट कर्णावती नामक नगर की स्थापना भी कर्णदेव ने ही की थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कर्णदेव जो है था वह शैव मत अनुयायी था। बनारस में कर्णदेव ने कर्णमेरु नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया तथा दोस्तों प्रयाग में इसने कर्ण तीर्थ घाट बनवाया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव ने त्रिपुरी के निकट कर्णावती नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव जो था कहाँ पर जाकर दान वितरित करता था। तो दोस्तों कर्णदेव प्रयाग तथा काशी में दान वितरित करता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्णदेव ने कहाँ पर त्रिआयतन कर्ण मठ का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों कर्णदेव ने अमरकंटक में त्रिआयतन कर्ण मठ का निर्माण करवाया था। ठीक, अब हम बात करें दोस्तों कि अमरकंटक का जो कर्ण मठ है वह एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और दोस्तों यह मंदिर जो है 3 गर्भगृहों वाला है। ठीक, अमरकंटक में कर्ण मठ के अलावा पातालेश्वर मंदिर, पंचमठा मंदिर और विष्णु मंदिर भी स्थित हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि विद्यापति, नचीराज, कर्पूर और बिल्हण जैसे कवि किस कलचुरी शासक के राजदरबारी कवि थे। तो दोस्तों विद्यापति, नचीराज, कर्पूर व बिल्हण जैसे कवि कलचुरी शासक कर्णदेव के राजदरबारी कवि थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विद्यापति, नचीराज, कर्पूर व बिल्हण कलचुरी शासक कर्णदेव के राजदरबारी कवि थे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया कर्णदेव के बारे में। अब बात करें दोस्तों यशकर्ण की। तो दोस्तों यशकर्ण का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों यशकर्ण का शासनकाल 1072 ईस्वी से 1123 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें यशकर्ण की। तो दोस्तों कर्णदेव का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो दोस्तों कर्णदेव का उत्तराधिकारी यशकर्ण हुआ। और दोस्तों यशकर्ण के अभिलेख हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यशकर्ण के अभिलेख हमें खैरहा, बरहई व जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यशकर्ण ने तेलंगाना लूट से प्राप्त धन को कहाँ पर अर्पित कर दिया था। तो दोस्तों यशकर्ण ने तेलंगाना लूट से प्राप्त धन को वहाँ के भीमेश्वर शिवालय को अर्पित कर दिया था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यशकर्ण को अभिलेखों में क्या कहा गया है। तो दोस्तों यशकर्ण को अभिलेखों में जम्बूद्वीप रत्न प्रदीप कहा गया है। ठीक, तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कर्णदेव का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो कौन हुआ दोस्तों यशकर्ण हुआ। यशकर्ण के अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यशकर्ण के अभिलेख खैरहा, बरहई व जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशकर्ण ने तेलंगाना लूट से प्राप्त धन को वहाँ के भीमेश्वर शिवालय को अर्पित किया था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि अभिलेखों में यशकर्ण को क्या कहा गया है। तो दोस्तों अभिलेखों में यशकर्ण को जम्बूद्वीप रत्न प्रदीप कहा गया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यशकर्ण ने शिव सन्यासी रुद्रशिव को कौन कौन से ग्राम दान में दिए थे। तो दोस्तों यशकर्ण ने शिव सन्यासी रुद्रशिव को करंड ग्राम व करंड ताल ग्राम दान में दिए थे। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशकर्ण के राज्य के कुछ भाग पर कहाँ के शासक ने अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों यशकर्ण के राज्य के कुछ भाग पर कन्नौज के शासक गोविंद चंद ने अधिकार कर लिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि यशकर्ण ने शिव सन्यासी रुद्रशिव को करंड ग्राम व करंड ताल ग्राम दान में दिए। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशकर्ण ने राज्य के कुछ यशकर्ण के राज्य के कुछ भाग पर कन्नौज के गोविंद चंद ने अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ये हो गया यशकर्ण के बारे में। अब बात करें दोस्तों यशकर्ण के पुत्र गयकर्ण की। तो दोस्तों गयकर्ण का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। तो दोस्तों गयकर्ण का शासनकाल 1123 ईस्वी से 1151 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो आइए दोस्तों बात करें गयकर्ण की। तो दोस्तों गयकर्ण जो था वह यशकर्ण का उत्तराधिकारी था, अर्थात दोस्तों यशकर्ण के पश्चात उसका पुत्र गयकर्ण जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बना। अब दोस्तों गयकर्ण के जो हैं यहाँ पर 2 विवाह हुए। गयकर्ण का एक विवाह हुआ मालवा नरेश उदयादित्य की पुत्री श्यामला देवी के साथ, तथा दोस्तों
गयकर्ण का दूसरा विवाह मेवाड़ के गुहिल वंशीय विजय सिंह की पुत्री अल्हड़ देवी से हुआ था। अब दोस्तों गयकर्ण और अल्हड़ देवी के दो पुत्र हुए, तो वो दो पुत्र कौन थे? तो दोस्तों गयकर्ण और अल्हड़ देवी के वे दो पुत्र थे, एक तो था दोस्तों नरसिंह और दूसरा था जय सिंह। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि यशकर्ण के पश्चात उसका पुत्र गयकर्ण शासक बना। अब दोस्तों गयकर्ण के दो विवाह हुए, तो दोस्तों गयकर्ण का विवाह मालवा नरेश दोस्तों यहाँ पर कर लेना उदयादित्य की पुत्री श्यामला देवी तथा मेवाड़ के गुहिल वंशीय विजय सिंह की पुत्री अल्हड़ देवी से हुआ था। अब दोस्तों गयकर्ण और अल्हड़ देवी के दो पुत्र हुए, एक तो था नरसिंह तथा दूसरा था जय सिंह। ठीक, अब दोस्तों गयकर्ण के उत्तराधिकारी नरसिंह का हमें एक अभिलेख भेड़ाघाट से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस भेड़ाघाट के अभिलेख से हमें पता चलता है कि अल्हड़ देवी ने जो है बैद्यनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। बैद्यनाथ के मंदिर का अर्थात शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में दोस्तों एक मठ, एक व्याख्यानशाला और एक उद्यान भी सम्मिलित है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है दोस्तों? अल्हड़ देवी ने करवाया है। और दोस्तों इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें भेड़ाघाट अभिलेख से मिलती है। और दोस्तों ये भेड़ाघाट अभिलेख किसका है? तो किसका है दोस्तों? नरसिंह का है, जो कि गयकर्ण का उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि गयकर्ण के उत्तराधिकारी नरसिंह के भेड़ाघाट अभिलेख के अनुसार अल्हड़ देवी ने बैद्यनाथ मंदिर या फिर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके साथ एक मठ, एक व्याख्यानशाला व उद्यान संलग्न है। ठीक, चलिए तो ये हो गया दोस्तों गयकर्ण के बारे में। अब बात करें दोस्तों नरसिंह की। तो दोस्तों नरसिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों नरसिंह का शासनकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, इतना है बस कि गयकर्ण का उत्तराधिकारी नरसिंह था तथा दोस्तों नरसिंह का अभिलेख हमें भेड़ाघाट से प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों जय सिंह की। तो दोस्तों जय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों जय सिंह का शासनकाल 1163 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक था। जय सिंह भी दोस्तों गयकर्ण का पुत्र था। तो दोस्तों गयकर्ण के पश्चात शासक बना नरसिंह, नरसिंह के पश्चात शासक कौन बना? जय सिंह। तो दोस्तों नरसिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जय सिंह हुआ, जो कि एक प्रतापी राजा था। दोस्तों जय सिंह ने सोलंकी राजा कुमारपाल को पराजित किया था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों जय सिंह की पत्नी कौन थी? तो दोस्तों जय सिंह की पत्नी थी गोसल देवी। तो दोस्तों जय सिंह ने अपनी पत्नी गोसल देवी के नाम पर जबलपुर के निकट गोसलपुर नामक ग्राम बसाया था। और दोस्तों संभवतः ऐसा माना जाता है कि जय सिंह को चंदेल राजा परमादि देव की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि नरसिंह का उत्तराधिकारी जय सिंह हुआ, जो कि एक प्रतापी राजा था। जय सिंह ने जो है सोलंकी राजा कुमारपाल को पराजित किया था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि जय सिंह ने अपनी पत्नी गोसल देवी के नाम पर जबलपुर के निकट गोसलपुर नामक ग्राम बसाया था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें कि जय सिंह को संभवतः चंदेल राजा परमादि देव की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों जय सिंह के पश्चात विजय सिंह की, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। तो आइए दोस्तों बात करें विजय सिंह की। दोस्तों त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? विजय सिंह था। अब दोस्तों विजय सिंह को जो है चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन ने पराजित कर दिया था। और दोस्तों इस पराजय के पश्चात जो है त्रिपुरी राज्य किस में सम्मिलित हो गया था? तो किस में सम्मिलित हो गया था दोस्तों? चंदेल वंश में सम्मिलित हो गया था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 1211 ईस्वी के लगभग त्रिलोक्य वर्मन ने बुंदेलखंड और संभवतः डहाल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। विजय सिंह को चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन ने पराजित किया और इस प्रकार त्रिपुरी चंदेल वंश में सम्मिलित हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि 1211 ईस्वी के लगभग त्रिलोक्य वर्मन ने बुंदेलखंड तथा संभवतः डहाल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि विजय सिंह की हत्या किसने कर दी? तो दोस्तों देवगिरी के यादव वंशीय नरेश जैतुगी प्रथम ने विजय सिंह की हत्या कर त्रिपुरी के कलचुरी वंश का उन्मूलन कर दिया। यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरी का कलचुरी वंश समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि देवगिरी के यादव वंशीय नरेश जैतुगी प्रथम ने विजय सिंह की हत्या कर त्रिपुरी के कलचुरी वंश का उन्मूलन कर दिया। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि एक अभिलेख है मलकापुरम अभिलेख या फिर मलकापुरम शिलालेख, जिसके अनुसार माना जाता है कि 1240 ईस्वी तक कलचुरी शासन का अस्तित्व बना रहा। तो
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मलकापुरम शिलालेख के अनुसार 1240 ईस्वी तक कलचुरी शासन का अस्तित्व बना रहा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कलचुरी संवत की। तो दोस्तों कलचुरी संवत जिसे है संवत भी कहा जाता है, इसे किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसे ईश्वर सेन ने शुरू किया था। और दोस्तों इसमें जो है वर्ष गणना कब से शुरू होती है? तो दोस्तों कलचुरी संवत में वर्ष गणना 2048 से कलचुरी संवत में वर्ष गणना जो है 248 से 250 ईस्वी के बीच शुरू होती है। ठीक, तो यह था दोस्तों कलचुरी संवत। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कलचुरी संवत के बारे में। तो दोस्तों कलचुरी संवत जिसे है संवत भी कहा जाता है, इसे ईश्वर सेन ने शुरू किया था, जिसमें वर्ष गणना 248 से 250 ईस्वी के बीच शुरू होती है। तो दोस्तों ये था हमारा त्रिपुरी का कलचुरी वंश। तो दोस्तों आज हमने संपूर्ण त्रिपुरी का कलचुरी वंश पढ़ लिया है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।